गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 और विषय हिंदी है। आज हम आपको खंड काव्य के बारे में बताएंगे। आपको कौन सा खंड काव्य पढ़ना है? आपके खंड काव्य का क्या नाम है? आपके खंड काव्य का नाम है कर्मवीर भरत। कर्मवीर भरत। और इसके रचयिता कौन थे? इसके रचयिता हैं श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक। श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी इसकी कहानी बताई है कि इसके रचयिता कौन है? श्री लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक है। आज इसी में हम आपको कैकेयी के चरित्र चित्रण के बारे में बताएंगे कि यहाँ पर कैकेयी को मिश्र जी ने किस रूप में चित्रित किया है। आइए पहले उनके चरित्र की विशेषताओं को देख लेते हैं। पहले इसमें आपकी हेडिंग पड़ेगी, आपको लिखना है चरित्र चित्रण की विशेषताएं। चरित्र चित्रण की विशेषताएं। आपकी पहली हेडिंग पड़ेगी युद्ध निपुण वीरांगना। पहली हेडिंग क्या है? युद्ध निपुण वीरांगना। वीरांगना, युद्ध निपुण वीरांगना। दूसरी आपकी हेडिंग होगी आदर्श माता। क्या होगी? आदर्श माता। अगली क्या होगी? अगली होगी आपकी राष्ट्रीय और समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाली आदर्श माता। राष्ट्रीय और समाजवादी। तीसरी हेडिंग पड़ेगी आपकी राष्ट्रीय और समाजवादी। राष्ट्रीय और समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाली आदर्श माता। आदर्श माता। अगली हेडिंग आपकी होगी राजनीति में कुशल। क्या होगी? राजनीति में कुशल। राजनीति में कुशल। अगली हेडिंग होगी आपकी राजनीति में कुशल। अगली में हेडिंग है मानवता का हित चाहने वाली। मानवता का हित चाहने वाली। अगली हेडिंग होगी आपकी मानवता का हित चाहने वाली। अगली हेडिंग है कर्तव्य परायणा। क्या होगी? कर्तव्य परायणा। अगली हेडिंग है आपकी कर्तव्य परायणा। अगली हेडिंग होगी स्पष्टवादिनी तथा राम के प्रति अगाध प्रेम रखने वाली।
अपराध को स्वीकार करने वाली, अपराध को स्वीकार करने वाली। इनके चरित्र में आपको 7 विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं। पहली है जैसे युद्ध निपुण वीरांगना, पहली हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी? युद्ध निपुण वीरांगना। दूसरी है आदर्श माता। तीसरी है राष्ट्रीय और समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाली आदर्श माता। अगली है राजनीति में कुशल। अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी मानवता का हित चाहने वाली। अगली पड़ेगी कर्तव्य परायणा। और फिर अगली पड़ेगी स्पष्टवादी तथा राम से अगाध प्रेम करने वाली या रखने वाली। अगली है अपराध को स्वीकार करने वाली। तो हम थोड़ा सा पहली हेडिंग की आपको डिटेल बता रहे हैं। पहली हेडिंग है युद्ध निपुण वीरांगना, यानी कैकेयी जो है एक वीरांगना है। अपने हृदय पर कहते हैं उसने पत्थर रखकर जनहित के लिए अपने पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा है। युद्ध भूमि में कैकेयी अपने पति के साथ जाते थे, यानी दशरथ के साथ कैकेयी भी युद्ध भूमि में युद्ध करने जाती थी और संकट के समय उनके प्राणों की रक्षा करती थी। उसे जो कार्य उचित जान पड़ता था वह उसे करके ही छोड़ती थी। प्रस्तुत पंक्तियों में उसकी वीरता का परिचय दिखाया गया है। क्या कहा गया है? आदि अर्पण कर मैंने रण कंकड़ में बांधा है, रणचंडी का व्रत मैंने रण में साधा है, मेरे बेटों ने पैपिया सिंगनी का है, उनका पौरुष देख इंद्र मन में डरता है। आगे आदर्श माता, दूसरी हेडिंग आपकी क्या पड़ेगी? आदर्श माता। आदर्श माता के रूप में यहाँ पर कैकेयी को दर्शाया गया है। वह अपने पुत्रों को केवल सुखी ही नहीं देखना चाहती है, वरन वह उनके गौरव को भी बढ़ाना चाहती है। इसलिए उसने अपने पुत्रों को उनके सामर्थ्य के अनुसार कार्य सौंपा है। राम को तो वो भरत से अधिक चाहती हैं, लेकिन राम और भरत में कोई भी भेद, राम से अधिक प्रेम करती हैं, भरत से अधिक राम को प्रेम करती हैं। वो राम और भरत में कोई भेद नहीं मानती हैं, जैसा कि बताया गया है। राम भरत में भेद हाय कैसी दुर्बलता, आगे चलते राम भरत तो पीछे चलता। आगे बताया गया है तीसरी हेडिंग में राष्ट्रीय और समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाली। कैकेयी के चरित्र में सर्वाधिक विशेषता बताई गई है राष्ट्रीय और समाजवादी दृष्टिकोण को अपनाने वाली। कहा उनकी विचारधारा में अपने पुत्रों एवं परिवार तक ही नहीं सीमित थी, अपितु वह संपूर्ण राष्ट्र और मानवता के कल्याण को सोचती है। वही उसने यहाँ पर कहा है जिन्हें नीच पामर कहकर हम दूर भगाते, वे भी तो अपने मानवता के नाते, उन्हें उठाना क्या राजा का धर्म नहीं, गले लगाना क्या मानव का कर्म नहीं। आगे बताया है, अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी राजनीति में कुशल। कैकेयी नारी होकर भी राजनीति में पूर्ण रूप से कुशल थी। वो राजनीति के दाव पेच अच्छी प्रकार से समझती थी और समय के आधार पर उनका प्रयोग भी करती थी। राम को वन भेजने में भी उसकी राजनीतिक सूझबूझ का प्रमाण मिलता है, जिससे वनवासियों को भी अनुशासन सिखाया जा सके, इसलिए उसने राम को वनवास भेजा था। आगे है मानवता का हित चाहने वाली। कहा है कैकेयी स्वयं तक ही सीमित रहने वाली स्त्री नहीं थी। वह सभी को ईश्वर का संतान मानती थी और सबका भला चाहती थी। वो चाहती कि संसार में कोई उस पर आपेक्ष न लगाए। कहा है कि मुझे अपने निर्णय पर जरा भी पछतावा नहीं। उसने राम को वन भेजा था, तो कैकेयी ने कहा मुझे राम के वन भेजने में मुझे कोई पछतावा नहीं है। और कोटेशन है आपका, लोग भले ही मुझे नीच पामर बताएं, भले क्रूर माता कर मुझे कलंक लगाएं,
पर मैंने जो किया उसी में सबका हित है, जन जीवन हेतु व्यक्ति का त्याग उचित है। उसने इसलिए बात कहा राम के अंदर वो क्षमता थी कि उन्होंने पहले भी वन में राक्षसों का विनाश किया है, मारा है बड़े बड़े राक्षसों को, इसलिए वन में जाने की क्षमता और लोगों की भलाई करने की क्षमता राम में थी, भरत में नहीं थी। इसलिए उसने राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है। आगे है कर्तव्य परायणता। कहा कैकेयी अपने सभी कर्तव्यों को भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से समझती है और उसका पालन भी करती है। वह क्षत्रिय माता होने के साथ साथ अयोध्या की रानी भी है, इसीलिए वहाँ के वनवासियों के दुख को दूर करना उसका कर्तव्य था, इसलिए उसने राम को वन में भेजा। उसने कहा है, वो कहती है, न केवल जनकर पुत्र न कोई बनती माता, वह क्या कष्टों के भय से यदि रोए माता, चढ़ती वय में यदि न चढ़ा पौरुष का पानी, तो सुख सैया पर न बनेगी अमर कहानी। आगे कैकेयी के चरित्र में बताया है स्पष्टवादिनी तथा राम के प्रति अगाध स्नेह रखने वाली। वो स्पष्ट बोलती थी और राम से बहुत प्रेम करती थी। कहा है कैकेयी बहुत उदार हृदय वाली और विचारों को व्यक्त करने वाली थी। भरत को उसने दशरथ मरण एवं राम वनगमन के प्रसंग को बड़े धैर्य के साथ सुनाती है। कैकेयी राम से बहुत प्रेम करती है। इस बात को कौशल्या ने स्वयं स्वीकार किया है कि मुझसे ज्यादा राम को कैकेयी प्रेम करती थी। कहा है कैकेयी ने सदा राम का हित देखा और पर पढ़ पाया कौन कुटिल विधि का लेखा। कहा जो कैकेयी के द्वारा ये वनवास जाने की बात कही गई है, ये ब्रह्मा के द्वारा लिखी थी। उसने मुझसे अधिक राम के जीव राम को पहचाना और राम ने मुझसे अधिक उससे माना। कहा इतना ही नहीं, कैकेयी जो है राम को अधिक प्रेम करती थी और राम भी कैकेयी को अधिक प्रेम करते थे। आगे कहा है अपराध को स्वीकार करने वाली। अंत में कथानक में कैकेयी ने जो है कहा है कि मैं ही इस खंड काव्य में कथानक में कैकेयी ने कहा है कि मैं ही इस पूरे नाटक की सूत्रधारणी, यानी मैंने भी ऐसी ही परिस्थितियाँ उत्पन्न की हैं, वो अपने आप को स्वयं दोषी मानती है। कहती है कैकेयी ने जो भी कुछ किया उसके पीछे उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। ये कौन कह रहा है? ये मिश्र जी कह रहे हैं कि खंड काव्य के कथानक में कैकेयी ने जो भी कुछ किया था उसके पीछे कैकेयी का कोई स्वार्थ नहीं था। कहा है और ना ही कोई बुरा भाव था, उसके मन में ईर्ष्या भी नहीं थी राम के प्रति, परंतु जब परिस्थितियां बदल जाती हैं तो परिणाम भी बुरे निकलते हैं। इसलिए कैकेयी ने स्वयं अपने आप को अपराधी माना है, स्वीकार किया है कि मैं ही अपराधी हूँ। कहा है इस दुखांत नाटक की मैं सूत्रधारिणी हूँ, और हरे भरे रघुकुल में मैं प्रलय विनाश कर। ठीक, आपको फिर लिखना है कि इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कैकेयी एक आदर्श माता, वीर स्त्री और अपराध को स्वीकार करने वाली एक अपराध को स्वीकार करने वाली के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया। यानी लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक ने यहाँ पर कैकेयी के पात्र को बहुत अच्छे से उभारा है। उन्होंने उसे एक अच्छी नारी के रूप में, आदर्श माता के रूप में, अच्छी माता के रूप में बताया है। उन्होंने कैकेयी को विमाता और कुटिल रानी के रूप में चित्रित किया था, लेकिन उन्होंने इस खंड काव्य में कवि ने उज्जवल बनाकर उसको गौरव, यानी सब लोग कैकेयी को कुटिल मानते थे, लेकिन जो हमारे मिश्र जी हैं उन्होंने कैकेयी के चरित्र को उज्जवल बनाया है और उसे गौरव प्रदान किया है।